हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 13 मई और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के दिन के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में समझाई गई है। आज के स्टैटिक जीके जीएस के पॉइंट में दोस्तों मैं आपको मैप के थ्रू पूरे भारत में जितनी भी महत्वपूर्ण झीलें हैं उनको याद करा दूंगा पूरी डिटेल में, क्योंकि हम लोगों ने कॉन्सेप्ट समझ लिया है। अब हम लोग की बारी है डिटेल में याद करने की। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, निम्न में से कौन सी झील राजस्थान में नहीं है। अगला था, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है। दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में बहुत सारे लोगों ने डिटेल में आंसर किया। टॉप 15 लोगों के नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कितनी धनराशि की घोषणा की। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों ने कल पीएम मोदी जी का संबोधन सुना ही होगा। 8 बजे उन्होंने पूरे भारत को संबोधित किया। उसी के तहत उन्होंने बताया कि आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू कर रहे हैं और इसके तहत वो आर्थिक पैकेज का ऐलान किए हैं और ये आर्थिक पैकेज था 20 लाख करोड़ का। ध्यान से सुनते जाइए, सभी पॉइंट इम्पोर्टेंट है। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए एक बहुत बड़ा ये संबोधन था, आत्मनिर्भर भारत अभियान। उन्होंने आत्मनिर्भर शब्द को 38 बार यूज किया, यानी कि आत्मनिर्भरता पर बहुत ज़्यादा जोर दिए हैं वो। ठीक है, 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज का ऐलान किए हैं, जो कि उन्होंने बताया कि ये भारत की जीडीपी का, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का लगभग 10% है। ठीक है, पीएम मोदी ने इसी के साथ ही में दोस्तों लॉकडाउन 4.0 के बारे में भी थोड़ा सा संकेत दिया कि इसको और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा, लॉकडाउन को बढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी कब तक बढ़ाया जाएगा इसकी घोषणा 18 मई के पहले की जाएगी। ठीक है, बात करते हैं हम लोग आत्मनिर्भर भारत अभियान के राहत पैकेज की। तो उन्होंने ये कहा दोस्तों कि ये जो राहत पैकेज होगा ये सभी के लिए होगा, यानी कि जैसे श्रमिक हो गए, किसान हो गए, मध्यम वर्ग हो गए, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग या एमएसएमई जिसे कहते हैं हम लोग। ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स और इंडस्ट्रीज़ के लिए जितने भी ये सब सेक्टर्स के आते हैं लोग, उन सभी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये शुरू किया गया है। ठीक है, ये राहत पैकेज होगा, इन सभी को सशक्त बनाया जाएगा, आत्मनिर्भर बनाया जाएगा, यानी कि अदर कंट्रीज़ पर लेस डिपेंडेंट बनाया जाएगा। इसी के साथ ही उन्होंने 5 पिलर्स की बात कही। ये 5 पिलर्स के नाम आपको याद होने चाहिए, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो इसके तहत उन्होंने बताया इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी और डिमांड, ये 5 पिलर्स के बारे में बताया। इसके बारे में डिटेल में उन्होंने चर्चा की है। तो ये था आत्मनिर्भर भारत अभियान। अब इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल जो है वो धीरे धीरे करके वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी की जाएगी। ठीक है, कि किसको क्या लाभ मिलेगा, किस सेक्टर में मिलेगा, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, किस देश ने रविंद्रनाथ टैगोर जी की 159वीं जयंती पर तेल अवीव की सड़क का नाम टैगोर स्ट्रीट रखा। तो दोस्तों अभी हाल ही में इजराइल ने रविंद्रनाथ टैगोर जी की 159वीं जयंती पर जो वहाँ की तेल अवीव की एक सड़क है उसका नाम टैगोर स्ट्रीट रखा है। अभी हाल ही में 8 मई को दोस्तों सेलिब्रेट किया गया 159वीं जयंती रविंद्रनाथ टैगोर जी की। तो उसी के अवसर पर इजराइल ने इनको सम्मान दिया है। ओके, इजराइल के बारे में हम लोग बाद में जानेंगे, पहले हम लोग रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में जान लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी दोस्तों ये भारत के पहले नोबेल विजेता हैं। 1913 में ही इनको नोबेल प्राइज़ मिला था, भारत का पहला नोबेल प्राइज़ इनको मिला था गीतांजलि के लिए। गीतांजलि इनकी कृति है और साहित्य के क्षेत्र में इनको दिया गया था। इन्होंने ही दोस्तों भारत के राष्ट्रगान को लिखा है। राष्ट्रगान है हमारा जन गण मन, तो उसको लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। अच्छा, इन्होंने ही दोस्तों बांग्लादेश के भी राष्ट्रगान को लिखा है। जब मैंने आपको पड़ोसी देशों के बारे में बताया था उसमें मैंने आपको इसके बारे में बताया था, बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला है। इसके बारे में ध्यान रखिएगा, इसको भी लिखा है गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है, भारत का भी राष्ट्रगान और बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान इन्होंने ही लिखा था। चलिए अब जानते हैं हम लोग इजराइल के बारे में। ये रहा एशिया का मैप और ये रहा इंडिया हमारा। इजराइल आपको यहाँ पर मिलेगा एशिया के बॉर्डर पर ही। ठीक है, एशिया मैंने आपको बताया था कि लाल सागर और भूमध्य सागर अलग करता है एशिया को अफ्रीका से, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये रहा छोटा सा इजराइल। ठीक है, इसके अगर आसपास की कंट्रीज़ के बारे में बात करें तो ये जॉर्डन है, इराक है, सीरिया है। ठीक है, इधर सऊदी अरेबिया है और इधर एक तरफ पड़ जाता है भूमध्य सागर। तो ये है इजराइल।
इजराइल की राजधानी है दोस्तों यरूशलेम। नेतन्याहू जी हैं यहाँ की, बेंजामिन नेतन्याहू हैं पीएम। न्यू शेकेल है यहाँ की मुद्रा। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, किस राज्य सरकार ने FIR आपके द्वार योजना शुरू की? तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की है FIR आपके द्वार योजना। ये योजना क्या है? इसके तहत दोस्तों सामान्य शिकायतों के लिए FIR मौके पर ही दर्ज कर दी जाएगी। ठीक है, डायल 100 के माध्यम से FIR सामान्य शिकायतों के लिए वहीं मौके पर ही दर्ज कर दी जाएगी। लेकिन जब शिकायतें कोई बड़ी होगी, कोई गंभीर मामला होगा, तो फिर सीनियर ऑफिसर से हेल्प ली जाएगी। तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने ये शुरू किया है FIR आपके द्वार योजना। अभी भोपाल में ये शुरू किया गया है। अभी पायलट प्रोजेक्ट के तहत, पायलट प्रोजेक्ट वो होता है जब एक इनिशियल लेवल पर शुरुआत की जाती है, मतलब टेस्टिंग के लिए। ठीक है, कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाता है, उसकी टेस्टिंग के लिए जो छोटे स्तर पर शुरू किया जाता है उसे कहते हैं पायलट प्रोजेक्ट। तो अभी पायलट प्रोजेक्ट के तहत केवल 23 पुलिस स्टेशन पर ये शुरू किया गया है। अच्छा, इसी के साथ ही में मध्य प्रदेश सरकार ने डायल 112 भी लॉन्च किया है। ये डायल 112 लॉन्च किया गया है एम्बुलेंस सर्विस के लिए, पुलिस सर्विस के लिए और फायर ब्रिगेड के लिए। ठीक है, इमरजेंसी सेवाओं के लिए। चलिए, अब मध्य प्रदेश आया है, यहाँ से हम लोग कुछ चीज़ें रिवाइज करेंगे। जैसे अभी मध्य प्रदेश दोस्तों चर्चे में आया था कि ये स्कूली छात्रों के लिए मिड डे मील राशन प्रोवाइड करने वाला पहला राज्य बना था भारत का। और मध्य प्रदेश ने ही अभी हाल ही में जीवन शक्ति योजना शुरू की थी महिलाओं के लिए। और मध्य प्रदेश ने ही रेडियो स्कूल पहल भी शुरू की है। अब मध्य प्रदेश से स्टैटिक पॉइंट जानते हैं। भोपाल है यहाँ की राजधानी। मध्य प्रदेश आपको यहाँ पर मैप में दिख रहा है। शिवराज सिंह चौहान जी BJP पार्टी से हैं, यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। गवर्नर हैं लालजी टंडन जी। कान्हा किसली नेशनल पार्क और बांधवगढ़ नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं अजय कुमार मित्तल जी। देख लेते हैं मैप में ये किससे किससे अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो मध्य प्रदेश दोस्तों उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, गुजरात से और राजस्थान से अपना बॉर्डर शेयर करता है। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब किसने जीता? तो अभी हाल ही में दोस्तों केम्पागौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने, केम्पागौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने जीता है सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब भारत और मध्य एशिया के क्षेत्र में। इस अवार्ड को दोस्तों स्काईट्रैक्स अवार्ड भी कहते हैं। स्काईट्रैक्स का स्पेलिंग लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, SKYTRAX। इसे स्काईट्रैक्स पुरस्कार भी कहा जाता है। तो ये केम्पागौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये है बेंगलुरु में। और इस एयरपोर्ट को पैसेंजर्स या कहें कस्टमर्स द्वारा पिछले 4 वर्षों में दोस्तों तीसरी बार वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड के लिए वोट किया गया है। ये अवार्ड वोटिंग के थ्रू ही चुना गया है। क्लियर है? तो केम्पागौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दोस्तों बेंगलुरु में। ऊपर कुछ और भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के नाम आपको दिख रहे हैं, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पर है? अहमदाबाद गुजरात में। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है नई दिल्ली में। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये हैदराबाद में है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में किस मंत्रालय ने चैंपियन पोर्टल लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों MSME मंत्रालय ने चैंपियन पोर्टल लॉन्च किया है। MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो इस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है चैंपियन पोर्टल। तो चैंपियन का फुल फॉर्म होता है दोस्तों क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेस फॉर इंक्रीजिंग आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। ये है इसका फुल फॉर्म। इसका मतलब होता है कि मॉडर्न टेक्निक्स के सामंजस्यपूर्ण अनुप्रयोग के साथ ही में छोटे उद्योगों को नेशनल और ग्लोबल लेवल पर कैपेबल बनाना। तो इस वजह से ये MSME मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है ये पोर्टल। MSME मिनिस्ट्री के करंट टाइम पर यूनियन मिनिस्टर हैं दोस्तों नितिन गडकरी जी। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2020 का विषय क्या रखा गया है? दोस्तों इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जाता है 12 मई को, और अभी हाल ही में ये मनाया गया 12 मई को। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, इसे याद रखिएगा। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी थीम। इसकी थीम है इस बार नर्सिंग द वर्ड टू हेल्थ। क्या है? नर्सिंग द वर्ड टू हेल्थ। ये दिवस दोस्तों 12 मई को फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिनको हम लोग लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इन्हें मॉडर्न नर्सिंग का जनक भी कहा जाता है। ये ब्रिटिश समाज सुधारक थी और ऑर्डर ऑफ मेरिट पाने वाली ये पहली महिला थी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। अच्छा दोस्तों, WHO ने इस वर्ष को यानी 2020 को नर्स और मिडवाइफ के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में भी घोषित किया है। इसे आपको याद रखना है। और एक पॉइंट याद रखना है कि WHO ने अभी जो WHO स्थापना दिवस पर मनाया गया वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को, इसकी थीम भी कुछ नर्सेज पर ही बेस्ड थी। क्या थी थीम? सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ,
ये थी वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम। अच्छा, ये सब इसी वर्ष क्यों किया जा रहा है? क्योंकि दोस्तों फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी की ये 200वीं जयंती है। ठीक है, 1820 में इनका जन्म हुआ था और यही वजह थी कि WHO ने 2020 को नर्स और मिडवाइफ के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में कहाँ की महानगर पालिका ने प्राण वायु नामक कार्यक्रम शुरू किया? तो प्राण वायु कार्यक्रम शुरू किया है दोस्तों बृहट बेंगलुरु महानगर पालिका ने। प्राण वायु कार्यक्रम क्या है? इस कार्यक्रम के तहत दोस्तों बेंगलुरु के लोगों को सांस लेने के स्वास्थ्य के बारे में अवेयर करने के लिए ये शुरू किया गया है। ठीक है, जागरूकता फैलाने के लिए। इससे क्या होगा? इससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा मास्क पहनने पर प्रेरित होंगे क्योंकि उनको मास्क के महत्व का पता चलेगा और इसका नतीजा ये आएगा कि कोविड-19 का स्प्रेड कम हो सकेगा। ठीक है, कोविड-19 का संक्रमण कम हो सकेगा। तो बृहट बेंगलुरु महानगर पालिका ने इसे शुरू किया है। अच्छा दोस्तों, प्राण वायु नाम का एक वेंटिलेटर भी अभी हाल ही में डेवलप किया गया था। किसने डेवलप किया था? IIT रुड़की ने डेवलप किया था। इसे याद रखिएगा, इसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, किस कार निर्माता कंपनी ने ओन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में महिंद्रा एंड महिंद्रा ने दोस्तों ओन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ये प्लेटफॉर्म क्या करेगा? इस प्लेटफॉर्म के तहत जो कस्टमर्स होंगे, जो लोग महिंद्रा एंड महिंद्रा से कार लेना चाहेंगे, उनको ये अपनी पसंदीदा कार चुनने या फिर उनको खरीदने और उनकी सेफ्टी से उनके घर तक डिलीवरी कराने के लिए ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो यही है ओन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। क्योंकि दोस्तों लॉकडाउन के दौरान कोई भी एजेंसी में जा कर के ये चीज़ें नहीं कर पा रहा है और एजेंसियां बहुत ही कम मात्रा में खुल भी रही हैं। ठीक है, खास करके ये सब इंडस्ट्रीज भी बंद चल रही हैं। तो ये प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है महिंद्रा एंड महिंद्रा के द्वारा। महिंद्रा एंड महिंद्रा जो है ये इंडियन कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसके MD और CEO हैं पवन गोयनका जी। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में किस खेल रत्न विजेता पैरा एथलीट ने संन्यास की घोषणा की? तो अभी हाल ही में दीपा मलिक जी ने दोस्तों संन्यास की घोषणा की है। ये एक पैरा एथलीट हैं और खेल रत्न विजेता हैं। 2019 में यानी पिछले वर्ष इनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया था। भारत में खेल के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार दीपा मलिक को मिला था। ठीक है, तो ये पैरा एथलीट थी, संन्यास ली। क्यों संन्यास ली? इसके पीछे का रीज़न सबसे बड़ा ये है कि इनको दोस्तों पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है और नियम ये है कि कोई भी एक्टिव स्पोर्ट पर्सन, कोई भी एक्टिव खिलाड़ी उस अपने स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के या किसी अध्यक्ष पद से या फिर उसे किसी भी अधिकारी के पद से वो नहीं जुड़ा रह सकता है। उसे खेल से इस्तीफा देना पड़ेगा, संन्यास देना पड़ेगा। ठीक है, दीपा मलिक दोस्तों ये पैरालंपिक स्पोर्ट में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। सोनीपत हरियाणा की ये रहने वाली हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया खेल रत्न मिला था इनको पिछली साल 2019 में। ये दोस्तों कई स्पोर्ट्स इवेंट में अपना प्रदर्शन कर चुके हैं, जैसे कि शॉट पुट हो गया, जेवलिंग थ्रो हो गया, ठीक है, डिस्कस थ्रो हो गया, स्विमिंग हो गया और माइक्रो साइकिलिंग हो गया। तो इन सभी स्पोर्ट्स में इन्होंने मेडल्स जीते हुए हैं दीपा मलिक ने। तो इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। तो दोस्तों ये तो थे आज के दिन के टॉप इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक और शेयर से दोस्तों हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और अगले दिन मैं आपको और एनर्जी और ऊर्जा के साथ पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। तो इस वजह से वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। हम लोग 4 लाख सब्सक्राइबर्स के बहुत ही ज़्यादा करीब हैं, तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब करो, शेयर करो, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाओ चैनल को। तो दोस्तों ज्योग्राफी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत की प्रमुख झीलों के बारे में। बहुत ही अच्छे से हम लोग सभी झीलों के नाम याद करेंगे। आज हम लोगों ने पहले दिन कुछ जो इम्पोर्टेंट लेक्स थी उत्तर भारत की उनको याद किया। दूसरी वीडियो में जाना कि कैसे झीलों का निर्माण होता है, कैसे क्या बनता है। आज की इस वीडियो में भारत के जितने भी झीलें हैं, जितने भी झीलों से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, उन सभी पॉइंट को कवर अप करेंगे और मैप के थ्रू जानेंगे किस राज्य में कौन कौन सी झीलें हैं, कितनी झीलें हैं। ठीक है, तो पूरी वीडियो आपको ध्यान से देखना है और मैं कोशिश करूंगा दोस्तों कि भारत में राज्य के रूप में कौन से राज्य में कौन कौन सी झीलें हैं इसका एक मैप के रूप में डिज़ाइन करके आपको एप्लीकेशन पर दे दूं। तो एप्लीकेशन में जाइएगा, स्टडी मटेरियल या पोस्ट कैटेगरी में जाइएगा तो आपको वो पोर्शन मिल जाएगा, वो चीज़ मिल जाएगा आगे चलकर कुछ दिनों में, आने वाले दिनों में। तो फिर वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हो, मैप के थ्रू जान पाओगे कि कौन से राज्य में कौन कौन सी झीलें हैं। चलिए फिलहाल शुरुआत करते हैं ऊपर से, ऊपर यानी जम्मू कश्मीर से। तो जम्मू कश्मीर में मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी झीलें हैं, डल, वुलर और मानसबल या मानसबल।
ठीक है। तो डल, बुलर और मानसबल, ये 3 आपको याद रखना है। और क्या याद रखना है, और मैंने आपको बताया था जो नाग नागिन से संबंधित हो, नाग नागिन से यानी कि अनंत नाग, शेष नाग, नागिन, बैरी नाग, ठीक है। फिर से बोल दे रहा हूँ, डल, वुलर, मानसबल, ठीक है। ये 3 आपको नाम याद रखने हैं, तीनों रिदम में मिल रहे हैं ल से। और उसके बाद नाग नागिन से संबंधित, जैसे अनंत नाग, शेष नाग, बैरी नाग और नागिन। क्लियर। थोड़ा सा नीचे आइए, इधर है दोस्तों उत्तराखंड। उत्तराखंड में मैंने आपको बताया था ताल से संबंधित, तो ताल से संबंधित जितनी भी झीलें हैं सब दोस्तों आएंगी उत्तराखंड में, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, उनके बारे में अभी हम लोग जानेंगे। पहले बात करते हैं ताल की, जैसे नैनीताल, सात ताल, देवी ताल, राकस ताल, खुरपा ताल, माता ताल। क्लियर। अब ये तो हो गई ताल से संबंधित झीलें जो है उत्तराखंड में। अब उत्तराखंड के जस्ट ऊपर है दोस्तों हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में है 3 झीलें, कौन कौन सी जो महत्वपूर्ण झीलें हैं, रेणुका, चंद्रताल और सूरजताल, ठीक है। रेणुका आप लोग याद रख सकते हैं, चंद्रताल और सूरजताल इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड के जस्ट ऊपर है दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि उत्तराखंड को अगर पृथ्वी माने और इसको आसमान में हम लोग चंद्र और सूरज को माने, तो कह सकते हैं हम लोग चंद्रताल और सूरजताल उत्तराखंड के ऊपर है, ठीक है। एक याद रखने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चंद्रताल और सूरजताल उत्तराखंड के ऊपर है, इसे आप लोग याद रख सकते हैं इजली, आसानी से। रिपीट करेंगे, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा साइड में आते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैंने आपको बताया था सतलुज नदी है, भाखड़ा नांगल डैम है, बांध है, ठीक है। और भाखड़ा नांगल बांध पर ही है दोस्तों ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, जो कि है गोविंद सागर झील। गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर वहाँ पर बनाया गया है, ठीक है, गोविंद सागर झील। इसे याद रखिएगा, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, सतलुज नदी पर बनी है, भाखड़ा नांगल बांध पर। क्लियर। चलिए नीचे आते हैं हम लोग मध्य प्रदेश पर। मध्य प्रदेश दोस्तों महाराजा भोज के नाम से भी जाना जाता है। महाराजा भोज के नाम से जाना जाता है, एक भोज नाम के राजा थे, तो इसी वजह से भोजताल है मध्य प्रदेश में, इसे याद रखना है। क्या नाम है, भोजताल। भोजताल महाराजा भोज से आप लोग याद रख सकते हैं। इधर आ जाते हैं सिक्किम। सिक्किम देखिएगा आप लोग, सिक्किम में है दोस्तों एक चोलहामू। क्या नाम है, चोलहामू। चोलहामू है सिक्किम में, ठीक है। इधर आएंगे तो मणिपुर पड़ेगा। अब मणिपुर का जो झील है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों, क्योंकि दोस्तों मणिपुर की ये जो लोकटक झील है, लोकटक झील यहाँ पर है, वो दुनिया की एकमात्र तैरती झील है। इसे मणिपुर की जीवन रेखा भी कहा जाता है, और ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की भी झील है। और सबसे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में बनता है वह है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, दुनिया का पहला फ्लोटिंग नेशनल पार्क, यानी तैरता हुआ नेशनल पार्क, वो भी इसी झील पर है, ठीक है, लोकटक झील पर। तो याद रखिएगा, लोकटक झील जो है ये दुनिया की एकमात्र तैरती झील है, और इसी पर है दुनिया का एकमात्र तैरता नेशनल पार्क, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। थोड़ा सा आ जाते हैं नीचे, इधर है उड़ीसा। उड़ीसा में ये दिख रहा है साइड में चिल्का झील, ये आपको मैप में दिख रहा है, थोड़ा सा जूम करें, ये चिल्का झील यही है, ठीक है। चिल्का झील मैंने आपको बताया था भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ये एक लेगून झील है। लेगून झील वगैरह के बारे में कल की वीडियो में हम लोगों ने डिटेल में जाना है। थोड़ा सा और नीचे आए तो आंध्र प्रदेश आएगा। आंध्र प्रदेश में दोस्तों प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं, कोलेरू झील है, ठीक है, कोलेरू झील है, हुसैन सागर है, निज़ाम सागर है, नागार्जुन सागर है, इसे याद रखिएगा। और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर एक है झील, क्या नाम है, इस झील का नाम है दोस्तों पुलिकट झील। ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है, आपको दिख रहा होगा ये मैप में, ये रही, ठीक है, देख रहे हैं ना आप लोग इमेज में। ये भी एक लेगून झील है। लेगून झील के बारे में मैंने आपको कल बताया था, तो लेगून झील ये भी है, चिल्का झील जैसे कि आपको दिख रहा है, ठीक है। तो लोकटक झील कहाँ पर है, तमिलनाडु भी अगर आएगा तब भी कह देंगे, अगर ऑप्शन में तमिलनाडु दिया गया है तो वो भी हम लोग लगा देंगे, आंध्र प्रदेश दिया गया है तो वो भी लगा देंगे, बॉर्डर पर ही है दोनों। ओके, चलिए अब तमिलनाडु के बाद में साइड में आ जाइए केरल पर। केरल में कौन कौन सी झीलें हैं, प्रमुख झीलें, तो केरल में है दोस्तों वेम्बनाड झील है, पेरियार नदी यहाँ पर बहती है तो पेरियार झील भी है, ठीक है, पेरियार नेशनल पार्क भी यहीं पर है। और केरल में ही दोस्तों अष्टमुदी झील, अष्टमुदी झील भी एक लेगून झील है, ठीक है। तो केरल में 3 झीलें हुई, वेम्बनाड झील, पेरियार झील और अष्टमुदी झील। क्लियर। ये ऊपर आइए अब कर्नाटक के ऊपर महाराष्ट्र में जो इम्पोर्टेंट झील है उसका नाम है दोस्तों लोनार झील। लोनार झील बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये ज्वालामुखी उद्गार से बनी है। कल मैंने आपको एक पॉइंट नहीं बताया था,
एक प्रकार ये भी होता है ज्वालामुखी उद्गार से भी कुछ झीलें बनती हैं। ठीक है, तो ज्वालामुखी जब उद्गार होता है तो वो जब स्पेस खाली हो जाता है, वहाँ पर पानी स्टोर हो जाता है, तो वो भी एक प्रकार की झील का निर्माण हो जाता है। ठीक है, वहाँ पर भी तो लोनार जो झील है ये ज्वालामुखी उद्गार से ही बनी है और कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, इसे याद रखिएगा। क्लियर। थोड़ा सा आइए ऊपर, गुजरात। गुजरात में कौन कौन सी झीलें हैं, तो गुजरात में है दोस्तों नल सरोवर और नारायण सरोवर। अब इसे कैसे आप लोग याद रख सकते हैं, तो देखिए गुजरात में है दोस्तों सरदार सरोवर बांध, याद रख सकते हैं। ठीक है, याद है आपको, नर्मदा नदी पर बना हुआ है सरदार सरोवर बांध और वहीं पर पास में ही बना है स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो सरोवर मिल रहा है, सरोवर से आप लोग सरोवर वर्ड उठाएंगे और नल सरोवर और नारायण सरोवर याद रख सकते हैं बहुत ही आसानी से। चलिए थोड़ा सा ऊपर आ जाइए, राजस्थान। राजस्थान के बारे में पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं। राजस्थान में है दोस्तों सांभर झील है। ठीक है, सांभर झील खारे पानी की झील है। जयसमंद झील है, राजसमंद झील है, डिंडवाना है, फतेह सागर झील है, पिछौला है और एक है पुष्कर झील। पुष्कर झील भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, पुष्कर मंदिर जो है ये भारत का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है, यहीं पर है। ठीक है, पुष्कर में। क्लियर है इतना। तो दोस्तों हम लोगों ने मैप के थ्रू बहुत ही अच्छे से जाना कि भारत के किस किस स्टेट में कौन कौन सी लेक हैं, कौन कौन सी लेक की क्या क्या खास बातें हैं, और सारी वीडियो अगर जोड़ दें पिछले 3 दिनों की तो हम लोग बहुत ही अच्छे से जान चुके हैं भारत की झीलों के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोग लाइक करते हो, शेयर करते हो तो दोस्तों मोटिवेशन बढ़ता है, तो इस वजह से प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर किया करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर वीडियो देख रहे हो, चैनल पर पहली बार आए हो, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, वरना आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। इन सभी वीडियोज़ को जोड़कर दोस्तों मैं आपको भारत की झीलों पर एक इम्पोर्टेंट वीडियो दूंगा फुल डिटेल में। वो एक सिंगल वीडियो से आप लोग जब भी चाहो रिवीजन कर सकते हो। अब ये वीडियो देख लियो हो तो इसकी क्विज़ भी आप लोग जरूर सॉल्व करना। क्विज़ मिलेगी आपको MZT ऐप पर, मिश्रा जी टेक्निकल MZT ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों आप वीडियो देख लिए हो तो जाओ जल्दी से इसकी क्विज़ भी सॉल्व कर लो। वीडियो के करंट अफेयर की क्विज़ आ जाती है सुबह में ही, यानी वीडियो के देखने के तुरंत बाद आप लोग सॉल्व कर सकते हो। और जो स्टैटिक GK GS वाली क्विज़ आती है वो 12 बजे के आसपास आती है, तो आप लोग उस क्विज़ को भी जरूर सॉल्व किया करो। ज्योग्राफी की अलग से प्लेलिस्ट बनाई गई है, तो आप लोग प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा आपको, या फिर ढूंढ सकते हो चैनल पर जा करके, उसमें ज्योग्राफी की अलग अलग सेपरेट वीडियो मिल जाएगी, आप लोग रिवीजन वहाँ पर कर सकते हो। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। ये रहे दोनों क्वेश्चंस के जवाब दीजिए डिटेल में। दोस्तों टॉप कमेंटेटर ऑफ द मंथ का अवार्ड जो दिया जाता है टॉप 20 लोगों का, उसका अनाउंसमेंट हो चुका है। जिन लोगों का इसमें नाम है वो लोग व्हाट्सएप नंबर जो दिया गया है उस पर जाकर स्क्रीनशॉट के साथ कमेंट करें। और दोस्तों जिन लोगों का नाम आया है केवल वही लोग जाकर व्हाट्सएप पर भेजेंगे। पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार लगभग 5 लोगों को रविशंकर नाम से दिया गया था, तो ऐसा इस बार ना होने पाए। जो लोग रियल हों केवल वही लोग भेजे जाएं। ठीक है, जिससे जो मेहनत किया है, जो महीने भर डिटेल में कमेंट किया है, उसको ये अवार्ड मिल पाए। कहीं ऐसा ना हो कि क्योंकि इस बार केवल एक नाम से एक ही व्यक्ति को दिया जाएगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि जो रियल व्यक्ति हो उसे ना मिले और कोई फेक जो हो उसे मिल जाए। तो प्लीज़ आप लोग जो DP लगाए हो वही व्हाट्सएप पर भाई 1-2 दिन के लिए DP लगाओ आप। ठीक है, और उसके बाद नाम भी आपका वही होना चाहिए। इस प्रकार से आप करेंगे तो स्पैमिंग से बच जाएंगे। ठीक है, फिलहाल मेनी कांग्रेचुलेसन इन सभी लोगों को। इन लोगों ने महीने भर अपनी रेगुलरिटी दिखाई है, ऐसी रेगुलरिटी आप लोग बरकरार रखिए। कुछ और भी लोग हैं वो भी डिटेल में कमेंट किया करते हैं, लेकिन वो टॉप 15 में नहीं आ पाते हैं, तो कोई बात नहीं, आप लोग रेगुलरिटी अपनी बनाए रखिए। जैसे ही ये लॉकडाउन खत्म होगा, जैसे ही ये सारी चीज़ें चेंज होंगी, एग्ज़ाम्स आएंगे, तो सबसे पहले सफलता आप ही लोग को मिलेगी। आप लोग रेगुलरिटी बनाए रखोगे। इस टाइम पर जो रेगुलरिटी बनाए रखेगा, जो भटकेगा नहीं, वही सबसे पहले सक्सेस होगा। ठीक है, बात कर लेते हैं उन लोगों के नाम की जो लोग कल की वीडियो में डिटेल में आंसर किए थे। उनके नाम हैं आयुष शर्मा, पूजा चौधरी, चांद बाबू, मनु पांडे, ज्योति पचौरी, मिथुन कुमार, हर्ष सोनी, चंद्रकेतु कुमार, नरेंद्र मीना, नेहा जायसवाल, श्यामशेर कुमार, रविशंकर, महिमा चौधरी, वंदना अग्रवाल, शांति प्रिया, सुरभि गुप्ता। इतने लोगों ने डिटेल में आंसर किया है। ये थे टॉप 15 लोग। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी आपको वीडियो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए। साथ ही इन दोनों इंपॉर्टेंट वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा और आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।